वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं उस्मान अशरफ और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, जो कि ये है कि इस साल 2023 में फ़र्स्ट ईयर में कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से न्यूमेरिकल्स आने हैं और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन से हैं, और ख़ास तौर पे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल मार्क्स लेने के लिए न्यूमेरिकल्स में, जो आप लोगों ने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है। तो जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि इस साल की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8, इन दोनों में से न्यूमेरिकल्स आने हैं, और जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है 4 मार्क्स का, उस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करने का मतलब कि आपने इस चैप्टर का थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन वो करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसलिए आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स वो अच्छे तरीके से करें, और इंशाल्लाह ताला आप न्यूमेरिकल्स में फुल बाय फुल मार्क्स वो ले सकेंगे। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 और 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 में से आना है। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं और उनमें से कितने न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल्स की बात करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे बुक शो हो रही है, तो हम आगे चलते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास पेज नंबर ये 43 पे है। इसमें आप देख सकते हैं कि अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब इज़ एनक्लोज्ड in a vessel at 0 degrees Celsius and the pressure is 2.5 atmosphere. This gas is allowed to expand until the new pressure is 2 atm. What will be the new volume of this gas if the temperature is maintained at 273 Kelvin? आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम, इनिशियल और इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर बताया हुआ है, और फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर साथ में बताकर फाइनल वॉल्यूम पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस न्यूमेरिकल में जो टेम्परेचर है 273 वो कांस्टेंट है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, और हम सिंपल सा फार्मूला P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2, तो इस तरीके से हम V2 फाइंड कर सकते हैं, और 12.5 डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात इंतहाई इंपॉर्टेंट बताता चलो स्टूडेंट्स को, कोशिश ये करनी है कि जो न्यूमेरिकल्स के आंसर्स हैं वो बुक वाले आप याद करें। मतलब आपका कैलकुलेटर से थोड़ा सा वेरिएशन में आंसर आ रहा है, पॉइंट्स में भी अगर डेसिमल्स में भी आपका आंसर वेरी कर रहा है तो वो भी आपने नहीं लिखना। ये जस्ट इसलिए कहा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि बच्चे अपने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आंसर लिख रहे होते हैं, डेसिमल में फ़र्क होता है और एग्जामिनर बगैर किसी वजह के उनके मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आपने जो भी डेटा और जो भी आंसर बुक में दिया गया है वही पुट करना है, और कोशिश ये करनी है कि यूनिट्स भी वही वाले यूज़ किए जाएं, और न्यूमेरिकल को 3 पार्ट्स में लिखा जाए। फर्स्ट पार्ट जो है गिवन डाटा, सेकंड पार्ट जो है रिक्वायरमेंट, और थर्ड पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। उसके बाद हम बात करते हैं जी एग्जांपल नंबर 2, जो कि पेज नंबर 45 पे दी गई है। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेल्सियस टू -27 डिग्री सेल्सियस बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखें, उसने पहली बात तो ये की है प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरा ये कि टेम्परेचर क्या हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे भी हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। अब यहाँ आप लोग देखें, जब प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है, जो कि V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2 है। तो इसमें आप डाटा पुट करेंगे, और डाटा में एक बात याद रखें, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया गया है, और उसकी वजह यही है कि आम तौर पे गैसेस के लिए कंपैरेटिवली लार्जर यूनिट यूज़ किया जाता है। तो सेंटीमीटर क्यूब स्मॉलर यूनिट है वॉल्यूम का, और डेसीमीटर क्यूब लार्जर यूनिट है। चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इसलिए कंपैरेटिवली लार्जर यूनिट यूज़ किया जाता है, और टेम्परेचर का यूनिट हमेशा केल्विन ऐसा यूनिट ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है, और गैसेस सिर्फ जो हमारे पास केल्विन स्केल है उसी को फॉलो करती हैं गैस लॉज जो हैं, इसलिए आपने केल्विन में ही यूनिट को यूज़ करना है।
अब यहाँ पे आंसर 0.153 डेसीमीटर क्यूब आता है। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000। अगर आप लोग यहाँ पे करना चाहें तो बेहतर अगेन वही है कि जैसा बुक में किया गया है वैसा ही इसको किया जाए। उसके बाद ही हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आती है आगे एग्ज़ाम्पल, जो कि एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 51 पे दी गई है। इसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करें, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज़ एनक्लोज इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब एट 120 डिग्री सेल्सियस, pressure of 101,325 Newton per meter square. This gas is transferred to a 10 decimeter cube flask and cooled to 27 degrees Celsius. Calculate the pressure in Newton per meter square exerted by the gas 27 degree Celsius. अब अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो इसमें भी हमें जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में एक दिया गया है, तो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। दोनों वॉल्यूम जो हैं V1 एंड V2 दोनों हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में होने चाहिए ताकि यूनिट्स कैंसिल हो सकें। और इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जामिनेशन पॉइंट से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए 3 एग्जाम्पल में से मैंने सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 3 को कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट कहा है। तो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। आप लोगों को ये टोटल 6 फैक्टर्स में से 6 वेरिएबल में से जो 5 वेरिएबल्स हैं वो गिवन है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 2938 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे एक और देखें कि हमारे पास ये जो P2 फाइंड कर रहा है इसके अंदर उसने जब मैग्नीट्यूड लिखा है साथ में यूनिट भी लिखा है, यानी 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.38 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 300 केल्विन 3 डिवाइडेड बाय 393 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 10 डेसीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, तो इन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पे करना है और ऐसे ही कोशिश करनी है कि इनको लिखा जाए। उसके बाद हम बात करते हैं इसी पेज पे नीचे हेडिंग दी हुई एग्जाम्पल नंबर 4 की। Calculate the density of the methane at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. What will be happen to density if temperature is increased to 27 degrees Celsius and the pressure is increased to 2 atmospheres at 0 degree Celsius? यहाँ पे एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि ये एग्जाम्पल चूँकि लेंथी है इसलिए कंप्लीट एग्जाम्पल एनुअल पेपर में अमूमन नहीं आती। इसका ए पार्ट या इसका बी पार्ट वो पूछ लिया जाता है, तो इसलिए एग्ज़ाम्पल वैसे तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ये कंप्लीट एग्ज़ाम्पल नहीं आती। आपको इसमें से या ए पार्ट आता है या फिर बी पार्ट आता है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, प्रेशर दिया गया 180 m, मॉलिक्यूलर मैस जो कि हम खुद ही फाइंड करेंगे CH4 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, टोटल बन गया 16 ग्राम पर मोल। और आर जो कि आइडियल गैस कांस्टेंट है, अमूमन याद रखें 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये कॉमन यूनिट्स हैं और कॉमनली हम आर के यही यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे हर जगह पे, 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल के साथ। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर आपको MCQs भी आता है कि आर के कॉमन यूनिट्स कौन से हैं, तो कॉमन यूनिट्स 0.0821 हैं। अब इसमें फार्मूला डेंसिटी का अप्लाई होगा, D इज इक्वल टू PM/RT। तो न्यूमेरिकल्स याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि आप सारे फार्मूले एक जगह पे लिख लें और फिर उनको पहले फार्मूले याद करें, फिर आप न्यूमेरिकल बड़े आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ रहा है। ये तो नॉर्मली जो वैल्यूज़ थी उसके लिहाज से आंसर है। अब वो कहता है ए पार्ट में अगर डेंसिटी क्या होगी अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए 0 से इंक्रीज़ करके, डेंसिटी क्या होगी अगर प्रेशर 2 ATM कर दिया जाए 1 ATM से इंक्रीज़ करके। आपने जस्ट यही करना है कि दोबारा से D इज इक्वल टू PM/RT वाला फार्मूला लगाना है और अब टेम्परेचर में 0 की जगह पे 27 पुट कर देना है और आंसर आप देखेंगे हमारा उसके मुकाबले में इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी 27 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है, सॉरी आंसर इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन मौजूद है। तो 0.649 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा।
जबकि अगर आप बीटा जो बी पार्ट है उसमें देखें कि प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर का जब डायरेक्ट रिलेशन है तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रेशर डबल किया तो डेंसिटी भी आप देखें कंपैरेटिवली हमारे पास डबल हो जाती है। जो पहले 0.71 आंसर आया था अब वो 1.41 या 1.427 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डेंसिटी डिक्रीज़ होती है और प्रेशर इंक्रीज़ करने से डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। और आपने एक बात याद रखनी है, एंड पे कंक्लूजन ज़रूर लिखनी है कि हमारे पास पहले जो डेंसिटी आई थी वो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर थी। जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किया तो डेंसिटी भी डेफिनेटली उस लिहाज से क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये हमारे पास थी एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 53 पे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो ये कहता है जी, ये एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में याद रखिएगा, एनुअल पेपर के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट 3 एग्जाम्पल्स हैं उनमें से एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। तो कैलकुलेट द mass of 1 decimeter cube of ammonia gas at 30 degrees Celsius and 1000 millimeter of mercury considering the ammonia behaving ideally। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। अमोनिया है तो मोलर मास 17 आ जाएगा, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, चूँकि हमने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है और आर के कॉमन यूनिट्स क्या होते हैं 0.0821, इसलिए आप लोगों को जो प्रेशर का यूनिट है वो एटमॉस्फेयर में पुट करना पड़ेगा। और मिलीमीटर मरकरी को एटमॉस्फेयर में जब आपने कन्वर्ट करना है तो 760 पे डिवाइड करना है। इसलिए इस न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट में ही उसने क्या किया है, 1000 को 760 पे डिवाइड किया है। तो यहाँ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 760 1.315 आंसर आ जाता है इसका। बाकी हम वो फार्मूला वही डेंसिटी वाला था, पी वी इज इक्वल पी आर डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, उसी को कन्वर्ट करके हमने ये फार्मूला डिराइव किया है, पी वी इज इक्वल टू पी एम ओवर एम आर टी, और स्मॉल एम जो कि मैस है हमने फाइंड करना था पी वी एम ओवर आर टी के लिहाज से। हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.907 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, मैस ऑफ अमोनिया इफ़ इट इज़ बिहेविंग आइडियली। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हमारे पास है। उसके बाद है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। Example number 6, there is a mixture of hydrogen, helium and methane occupying a vessel of volume 13 decimeter cube at 37 degrees Celsius and pressure of 1 atm. The masses of hydrogen and helium are 0.8 and 0.12 gram respectively. कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर इन तार ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। एग्जाम्पल काफ़ी लेंथी है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल के ट्रेंड के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन वो अमूमन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो गौर करें ज़रा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। पहले तो आपको जहन में होना चाहिए पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज एक्चुअली इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ डेड गैस एंड टोटल प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक है ना, अगर गैस ए है इन केस पी ए इज़ इक्वल टू टोटल प्रेशर पी टी, और मल्टीप्लाई इसको करना है एक्स ए के साथ, जो गैस आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है उसी की मोल फ्रैक्शन के साथ। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने चीज़ करनी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे उसने हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया है, प्रेशर भी दिया है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अब जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन के मोल्स और हीलियम के मोल्स गिवन मैस और मोलर मैस से पहले हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड किए 0.8 जो गिवन मैस था, 2 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस है, 0.40 आ गया। फिर हीलियम के मोल्स फाइंड किए 0.12 ग्राम से डिवाइडेड बाय 4 से 0.03 वो इसके मोल्स आ गए। अब देखें हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, हीलियम के मोल्स आ गए और टोटल मोल्स आ गए। जब हाइड्रोजन और हीलियम के मोल्स आ गए तो आपने मीथेन के मोल्स फाइंड करने हो, तो इन दोनों के मोल्स को ऐड करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे। दोनों के मोल्स को ऐड करने के बाद टोटल में से माइनस किया तो 0.084 ये हमारे पास मीथेन के मोल्स आ गए। अब तीनों गैसेस के क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब तीनों गैसेस के जब आप नंबर ऑफ मोल्स
आपके पास आ गए हैं। अब आप इनकी मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शंस शायद आपको आइडिया हो मोल फ्रैक्शन क्या होती है। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल जो कि 0.51 है। इसी तरह हीलियम और मीथेन की आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गई, मोल फ्रैक्शंस आ गई हैं। जब हमारे पास मोल फ्रैक्शंस आ गई तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पार्शियल प्रेशर्स वन बाय वन फाइंड करने हैं। तो पार्शियल प्रेशर अगेन अगर हाइड्रोजन का फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर, और इसी तरह से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर। तो ये हमारे पास है। अब आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें ज़रा, ये आप लोगों ने ये सारे आंसर्स फाइंड किए, उसने एक बार एटीएम और एक बार टॉर में आंसर्स फाइंड आउट किए हुए हैं। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये तीनों के क्या आ जाते हैं इस तरह से पार्शियल प्रेशर्स। अब हम आगे चलते हैं। ये थी हमारे पास एग्ज़ाम्पल जो कि एग्ज़ाम्पल नंबर 6 थी। अब हम बात करते हैं एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल जो कि एग्ज़ाम्पल नंबर 7 के नाम से है। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, ये भी वो एग्ज़ाम्पल है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आ चुकी हुई है और इंतहाई सिंपल सी एग्ज़ाम्पल जो कि डाल्टन्स लॉ जो कि ग्राहम्स लॉ से रिलेटेड है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है जो कि पेज नंबर 60 पे लिखी हुई है, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूज़ 4 times as rapidly as 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। देखिए वो 4 टाइम्स कह रहा है, इसका मतलब अगर अननोन गैस 1 की स्पीड या 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो जो हाइड्रोजन है डेफिनेटली उसके मुकाबले में 4 की स्पीड से जाएगी। तो 1/4 की रेशो इनके दरमियान में आ गई। और मोलर मास हाइड्रोजन का मुझे पता है और अननोन गैस का मैंने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग R1/R2 इज़ इक्वल टू M2/M1। R1 अगर हाइड्रोजन है तो R2 को हम RX कह लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होगा। हाइड्रोजन का रेट 4 और 1 आप कह लें कि हमारे पास अननोन गैस का मोलर मास हमने अननोन गैस का फाइंड करना है और 2 मोलर मास हाइड्रोजन का। जब हम फाइंड करते हैं तो 32 ग्राम पर मोल, इसका मतलब 32 ग्राम पर मोल। ये कौन सी गैस है हमारे पास, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट इसको सल्फ़र भी कहते हैं, या सल्फ़र इज़ नॉट अ गैस। 32 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन गैस है इससे मुराद। तो एग्जाम्पल नंबर 7, और ये एग्जाम्पल नंबर 7 के जो फार्मूला मैंने बताया ग्राम्स लॉ, याद रखिएगा एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड बस यही वाला हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 ही जो एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह ही वो होने हैं और यही वाला फार्मूला अप्लाई होना है R1/R2 इज़ इक्वल टू M2/M1। इसलिए आपने ये फार्मूला ज़हन नशीन रखना है। आगे हम चलते हैं जी, नेक्स्ट और लास्ट मेरे पास जो चीज़ यहाँ पे आती है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 अगर आप देखें जो कि पेज नंबर 71 पे लिखी हुई है, क्या कह रहा है जी वो, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस इज़ मेंटेन्ड एट 300 केल्विन, इट्स वॉल्यूम इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द प्रेशर exerted by the gas under the following conditions, when the gas is ideal, when the gas is नॉन आइडियल। याद रखें जब गैस नॉन आइडियल होती है तो स्मॉल लेटर ए और बी की वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपको यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर ब्लू इन कलर टेबल भी नज़र आ रहा होगा। ये कुछ गैसेज हैं जिनकी ए और बी की वैल्यूज़ गिवन हैं। तो ए और बी की वैल्यूज़ नॉन आइडियलिटी के डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो खैर हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो कि आइडियली बिहेव कर रही है तो आइडियल गैस इक्वेशन इंप्लीमेंट की जाएगी जो क्या है PV इज़ इक्वल टू NRT। अब ये PV इज़ इक्वल टू NRT जब हम फार्मूला ये आपके सामने अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आप देखें ज़रा सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास जो प्रेशर आता है वो 98.5 एटमॉस्फेयर है। अब चूँकि गैस नॉन आइडियली बिहेव कर रही है तो नॉन आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई होगी और नॉन आइडियल गैस इक्वेशन देखें ज़रा क्या है, P + AN²/V² इंटू V - NB इज़ इक्वल टू NRT। इन सारी जगहों पे आप लोग जब अप्लाई करते हैं प्रेशर तो प्रेशर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं।
तो हमारा जो आंसर आता है, राइट आंसर सारा सॉल्व करने के बाद 82.85 है। अब एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें, पहले हमारा आंसर 98.5 था, अब हमारा आंसर कितना 82.85। चूँकि गैस नॉन आइडियली बिहेव कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आ जाती हैं। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से आप लोगों ने ये बात अपने जहन में रखनी है कि हमारा जो एक्चुअल प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, जो कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी गैस आइडियल बिहेव करती है तो उस वक़्त उसका प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और जब गैस नॉन आइडियल बिहेव करती है तो उस वक़्त प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ड्यू टू द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो इस तरह से ये हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। और प्रेशर में डिफरेंस कितना आया, जो आपने पहले आइडियल गैस का प्रेशर था 98.5, उसमें से माइनस कर दें नॉन आइडियल गैस का प्रेशर 82.85, तो 15.65 ATM हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ये आंसर वो है जो कि प्रेशर लेसन हुआ है ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ तक जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल्स हो जाती कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो एग्जांपल्स जो टोटल हमारे पास 8 एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा। इनमें से जो इम्पोर्टेंट तरीन एग्जांपल्स हैं वो सिर्फ हमारे पास 4 हैं। आप कह लें 4 एग्जांपल्स, सिर्फ यही 4 एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट हैं। तो एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 थी, ठीक है, एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 और एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। तो बाकी अगेन वही बात कि चूँकि एग्जांपल्स ज़्यादा तो हैं नहीं, तो बेहतर यही है अगर आप फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो ये सारी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। और एक्सरसाइज में से भी आप कह लें न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन आप कह लें बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादा फोकस अमूमन एफएससी में वो एग्जांपल्स पे होता है। अगर मैं एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ एनुअल पेपर के लिहाज से बात कर रहा हूं, तो वो हमारे पास सिर्फ ये जो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ये दो आप कह लें पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें भी ज़्यादा 21 वाला इंपॉर्टेंट है। 21 वाला का ए, बी और सी पार्ट्स, सिर्फ 20 और 21। तो इस तरह से कह सकते हैं अब कुल मिला के हमारे पास 8 एग्जाम्पल्स और 4 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के, क्योंकि 21 में 3 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस तरह से टोटल 12 हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और 12 में से सिर्फ 4 इम्पोर्टेंट है। 12 में से सिर्फ 4 इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ये बात अपने जहन में रखनी है। ये हमारे पास क्या थी जी, एग्जाम्पल नंबर आप कह लें चैप्टर नंबर 3, इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप कह लें चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में से भी न्यूमेरिकल आना है, जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, और इसके भी इंतहाई आसान न्यूमेरिकल्स जो कि आप बआसानी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, इसकी टोटल 7 एग्जांपल्स हैं, और एक्सरसाइज में इसमें भी सिर्फ 4 न्यूमेरिकल हैं, यानी टोटल 11 बनते हैं, जिनमें से 10 करने वाले हैं, एक कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 217 पे मेंशन है, द फॉलोइंग रिएक्शंस वाज अलाउड टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम 2A + B, और ये C प्रोडक्ट बना रहा है। द इनिशियल अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशंस वर 0.50 मोल of A and 0.60 mole of B. At equilibrium, the amounts were 0.20 moles of A and 0.45 mole of B and 0.15 mole of C. Calculate the equilibrium constant Kc. अब यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो इक्वेशन लिखी गई है। यहाँ रखिएगा, इक्वेशन लिखनी इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें जिस न्यूमेरिकल में रिक्वायर होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर देखें Kc होता है प्रोडक्ट कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स कंसनट्रेशन, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। अब यहाँ अगर आप देखें तो इनिशियल कंसनट्रेशन मेरे पास कितनी है जी, वो 0.50, 0.600,
प्रोडक्ट हमेशा इनिशियली ज़ीरो होती है। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.20, 0.45, 0.15। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट याद रखिएगा केसी, इसमें हमेशा हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ही पुट करनी होती है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमने सिर्फ कौन सी कंसंट्रेशंस पुट करनी होती हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस पुट करने के बाद 8.3। यहाँ पे एक बात देखिए ज़रा, इसने आखिर में लिखा हुआ है द यूनिट्स हैव बीन इग्नोर्ड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आपने ऐसा नहीं लिखना, आपने इसके यूनिट्स मेंशन करने हैं। यूनिट्स के लिए शॉर्टकट फार्मूला होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट 1 मोल है, रिएक्टेंट 3 मोल्स हैं, 1 - 3 -2 आता है, तो इसके यूनिट्स बन जाते हैं मोल -2 DM + 6। तो आपने ये याद रखना है, मोल -2 DM + 6। ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि पेज नंबर 221 पे दी हुई है और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एनुअल पेपर के लिहाज से। तो इसमें हम बात करते हैं जी, एग्जाम्पल क्या दी हुई है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव अमोनिया। द वैल्यू ऑफ द Kc इन दिस रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 6 × 10⁻²। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द Kp फॉर दिस रिएक्शन। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसके लिए भी सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है अमोनिया सिंथेसिस की, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। चूँकि इस पूरे चैप्टर में हमारा ताल्लुक केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ है, इसलिए डबल एरो हर इक्वेशन में आना ज़रूरी है। तो Kc और Kp का रिलेशन हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाले टॉपिक में डिराइव भी हुआ था। Kp = Kc × RT की पावर डेल्टा n। Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर बेसिकली गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है। Kc जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, जो कि 0.0821 हमने चैप्टर नंबर 3 में अभी डिस्कस किया। और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो हमेशा केल्विन में होता है। एंड डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ मोल इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया है, आप देखें Kp = Kc RT की पावर डेल्टा n। अब Kc = 6 × 10⁻², 500 + 273 773। अब यहाँ पे अगर आप देखें डेल्टा n -2 आ रहा है, 2 - 4, चुके रिएक्टेंट के नंबर मोल 4 है और प्रोडक्ट के नंबर मोल 2 है। अब आप देख लें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1.5 10⁻⁵। अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें, Kp की वैल्यू लेसर आ रही है Kc की वैल्यू, जो कि 6.0 10⁻² थी। एक हमारे पास होता है Pp रिलेशनशिप। Pp रिलेशनशिप क्या है, अगर प्रोडक्ट्स के नंबर मोल कम हो तो Kp की वैल्यू कम आती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर मोल 2 हैं तो Kp की वैल्यू लेस आई है। अगर प्रोडक्ट्स के नंबर मोल ग्रेटर हों तो Kp की वैल्यू ग्रेटर होती है Kc से। अगर प्रोडक्ट के नंबर मोल इक्वल हों तो Kp की वैल्यू इक्वल होती है Kc के। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, इस तरह से आप कह लें Kp की वैल्यू। और उसने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी है जी, और आपने ये बात याद भी रखनी है, ऑल दोज रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। जिस तरह की ये अमोनिया सिंथेसिस की बात हो रही है, दे हैव द लेसर Kp वैल्यू एज कम्पेयर टू Kc वैल्यू। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो एनुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास थी एग्जाम्पल नंबर 2। इसके नीचे ही नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएँ, पेज नंबर 222 पे, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल तो सिंपल सी है, लेकिन एनुअल पेपर के लिहाज से कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लेंथी है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन द इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड वर कैरिड आउट बाय मिक्सिंग द डेफिनेट अमाउंट्स ऑफ द इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद सम मिनरल एसिड एज द कैटलिस्ट। Samples were withdrawn out reaction mixture to check the progress of the esterification reaction. In one of the samples drawn after the time t, the concentrations of the species were found to be acetic acid concentration कितनी है 0.025, इथेनॉल कितनी है 0.032, इथाइल एसीटेट कितनी है 0.05 और वाटर कितनी है 0.04। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 4। अब यहाँ पे इसके लिए भी स्टेरिफिकेशन वाली इक्वेशन लिखी गई है नीचे। अब Kc प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट होता है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2.50। यहाँ पे एक जो चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन कैसे पता चलती है। याद रखें, डायरेक्शन हमें पता चलती है Kc की वैल्यू से, कि Kc रेशो से ग्रेटर और लेसर है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है Kc की वैल्यू तो 4 थी, यहाँ पे मेरे पास जो रेशो आई है उसका आंसर 2.50 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि Kc ग्रेटर दैन रेशो।
जब Kc ग्रेटर देन रेशो है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 थी। आगे चलते हैं तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 आती है, और एग्जांपल नंबर 4 के बारे में ये चीज़ कि एनुअल पेपर की अगर आप बात करें तो एनुअल पेपर के लिहाज से ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। और ये एग्जांपल नंबर 4 जो कि हमारे पास पेज नंबर 232 पे बिल्कुल बॉटम में दी हुई है। What is the percentage ionization of the acetic acid in the solution in which 0.1 moles of it has been dissolved per decimeter cube of the solution। अब यहाँ पे भी इक्वेशन सबसे पहले लिखी गई है, एसिटिक एसिड को आयोनाइज करवाया गया है। एसिटिक एसिड को आयोनाइज करवाने के बाद अगर आप देखें तो इनिशियली 0.1 मोल दिए हुए हैं, 0 मोल प्रोडक्ट्स के हैं, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आती है, चूँकि हमें प्रोडक्ट्स के मोल्स पता नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं एक्स मोल्स हैं। तो एसीटेट आयंस एक्स मोल्स हैं, वो हाइड्रोजन आयंस एक्स मोल्स हैं, और 0.1 माइनस एक्स मोल्स ये बाकी बच जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जब यहाँ पे Kc लिखते हैं तो आपने उसको Kc नहीं कहना, Ka कहना है। क्यों? क्योंकि ये एसिड की बात हो रही है, और Ka स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। जब आप प्रोडक्ट को रिएक्टर लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस एक्स मोल एसीटेट आयंस एक्स मोल हाइड्रोजन आयंस और 0.1 मोल 0.1 माइनस एक्स मोल्स, ये क्या था भला, एसिटिक एसिड, जो कि बाकी बच जाता है एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे 0.1 माइनस एक्स की बजाय 0.1 इसलिए लिखा गया है बिकॉज एसिटिक एसिड इज़ अ वेरी वेरी वीक एसिड। अब मुझे कैसे पता चलता है ये वीक एसिड है? अगर आप यहाँ पे देखें, ये प्रीवियस टेबल हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे एसिटिक एसिड की जो कि हमारे पास 6th वैल्यू इस टेबल में 8.7 में मेंशन है, और वो 1.85 10⁻⁵ है, और ये एक वीक एसिड है। और इसके ऊपर ही बात मेंशन है, अगर Ka वैल्यू लेसर दैन 10⁻³ हो तो एसिड वीक होता है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाता है कि एसिटिक एसिड बहुत वीक एसिड है, और आपको ये वैल्यू याद भी करनी है। Ka वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड कितनी है? 1.85 10⁻⁵। अब यहाँ पे ये वैल्यू मेंशन भी है इस न्यूमेरिकल में। अब चूंकि ये वीक एसिड है, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो 100% आयनाइज नहीं होते, तो इसलिए डिनोमिनेटर में अगर आप बात करें 0.1 माइनस एक्स चूँकि बहुत स्मॉल वैल्यू है, ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो Ka लिखा गया है वो x ओवर 0.1 लिखा गया है, क्योंकि 0.1 माइनस एक्स नहीं मेंशन, क्योंकि वो बहुत वीक एसिड है। अब हम आगे बात करते हैं, जब हम पुट करते हैं वैल्यूज़ Ka की 1.85 10⁻⁵ जो हमने याद करनी है, तो x² आ जाता है हमारे पास, और x² का अंडर रूट लेंगे जो कि 1.3 10⁻³ मोल्स की फॉर्म में आ जाएगा। ये बेसिकली यूनिट इसके साथ आ चुके। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है, इसलिए आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब मेंशन करना है। अब परसेंटेज आयनाइजेशन हमने फाइंड करनी थी। परसेंटेज आयनाइजेशन का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एसिड ओवर ओरिजिनल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, आयनाइज जो कि हमने फाइंड की है 0.1 जो कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन गिवन है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.3 आंसर आ जाता है। बेसिकली दिस इज़ द 1.3%, एंड 1.3% मीन्स 1.3 आयंस आउट ऑफ 100 and 13 ion out of 1000 and 130 ion out of 10,000 and 1300 ions out of 1 lakh। इट मीन्स जैसे जैसे आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो हम कहते हैं डाइल्यूशन इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, एंड दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो बेहतर ये है इस एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ आप ओस्टवाल्ड लॉ को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो ये एनुअल पेपर के लिहाज से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल नंबर 4 थी। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास हैंडरसन इक्वेशन है जो कि यूज़ होती है टू कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर। तो इस इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। अगेन एनुअल पेपर के लिहाज से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि 241 पेज पे दी हुई है। कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर solution in which 0.11 molar sodium acetate and 0.09 molar acetic acid solution are present.
के ए फॉर एसिटिक एसिड इज़ 1.85 10 पावर -5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वैल्यू दी हुई है। अगर के ए वैल्यू गिवन ना भी हो एसिटिक एसिड की तो हमने पहले से इसको याद कर लिया हुआ है। अब मेरे पास डायरेक्टली जो फार्मूला है पीएच का, वो पीएच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कंसनट्रेशन ओवर एसिड कंसनट्रेशन। अब मसला ये है कि यहाँ पे मेरे पास पी के ए नहीं दिया हुआ, यहाँ पे के ए दिया हुआ है। तो पी के ए फाइंड करने के लिए नेगेटिव लॉग ले लेंगे के ए का, तो वो 4.74 आता है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने आंसर कैसे कैलकुलेट करना है, याद रखें पहले 0.11 को 0.09 पे डिवाइड करना है, फिर लॉग लेना है और जो आंसर है फिर उसको ऐड करना है। अगर आप डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आपका आंसर रॉन्ग आए। तो अगेन वही बात कि आंसर्स आपके बुक के अकॉर्डिंग होने चाहिए, डेसिमल्स का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को कोई भी मौका ना मिले आपके मार्क्स डिडक्ट करने का। तो एग्जाम्पल नंबर 5 एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एनुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 6। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि KSP से रिलेटेड है। द सॉल्बिलिटी ऑफ द लेड फ्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द KSP ऑफ लेड फ्लोराइड। अब यहाँ पे एक बात देखें ज़रा, यहाँ पे हमें जो चीज़ गिवन है वो क्या दिया हुआ है, सॉल्बिलिटी, और KSP हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैस दिया हुआ है और मॉलिकुलर मैस ये आपने याद कर लेना, लेड फ्लोराइड का 245.2 ग्राम पर मोल। अब मोल्स फाइंड किए गए, मोल्स इसलिए फाइंड किए गए हैं क्योंकि हमने वहाँ पे आगे जाके वैल्यूज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब में पुट करनी है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब चूँकि हमें गिवन नहीं था, इसलिए 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब 2.45.2 ग्राम पर मोल, इन दोनों को जब ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पर मोल ऊपर जाके मोल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनाने के लिए ये सारा काम किया गया है। अब यहाँ पे आगे इक्वेशन लिखी गई है, लेड फ्लोराइड चूँकि फ्लोरीन 2 थे इसलिए यहाँ पे लेड आयन का प्लस 2 फ्लोराइड आयंस। तो यहाँ पे देखें ज़रा 2.6 10 पावर -3 मोलर। अब इनिशियली प्रोडक्ट 0 लिखे गए हैं, बाद में क्या है जी, जब वो डिज़ोल्व हो जाता है तो वही मोल्स प्रोडक्ट आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्टेंट क्या हो जाता है, 0। और KSP की अगर बात करें तो KSP क्या होता है, लेड आयन कंसनट्रेशन ओवर फ्लोराइड आयन कंसनट्रेशन। इसकी पावर में 2 किस वजह से आया, क्योंकि ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 7.0 10 पावर -8। अगर आप यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी मैं साथ ही बताता हूँ, जो कि सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास है। और ये हमारे पास एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है, आपने याद रखना है कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 25, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है जी, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट सिल्वर क्रोमेट का 2.6 10 पावर -2, और 24 में क्या है, सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे 2.05 10 पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द KSP एट दिस टेम्परेचर। तो एग्जाम्पल नंबर 24 हू बहू एग्जाम्पल नंबर 6 है, और एग्जाम्पल नंबर 25 हू बहू एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो 24 की मैं बात कर रहा था, तो 24 में और आप कह लें जी एग्जाम्पल नंबर 6 में फ़र्क सिर्फ ये है, वहाँ पे लेड फ्लोराइड है, यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड है, और वहाँ पे तो आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब फाइंड करने पड़े थे, यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसने खुद दिए हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको सेम टू सेम आपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह पे करना है, सिर्फ लेड फ्लोराइड की जगह पे कैल्शियम फ्लोराइड लिख देना है, बस वैल्यूज़ चेंज करके आंसर आपका KSP आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं, जो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 25 की तरह का है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर कंपाउंड, इट्स सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इज 6.5 10 पावर -6। कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन लिखी गई है, और यहाँ इनिशियली 0 मोल्स होते हैं दोनों प्रोडक्ट आयंस के,
और जब आप चूँकि एस सॉल्बिलिटी फाइंड करनी है तो एक को मैं एस कह देता हूँ और दूसरा चूँकि उसके साथ कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है 2s कहना पड़ेगा आपको। तो के एस भी गिवन है 6.5 10⁻⁻⁶। जब के एस पे एक्सप्रेशन लिखते हैं तो के एस पे एक्सप्रेशन क्या है, कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन, OH आयन कंसनट्रेशन और उसकी पावर में 2 क्योंकि उसके साथ कोएफिशिएंट 2 गिवन है। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो 2 कोएफिशिएंट है वो तो एक्सपेरिमेंट में चला गया, लेकिन कंसनट्रेशन चूँकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है और हमारे पास यहाँ पे 2 मोल OH आयंस हैं, इसलिए अगेन आपको 2s करना पड़ा। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जी, पावर में भी 2 है, इधर भी 2 है, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं आप, तो पावर में 2 गया है वो उसकी बाय डेफिनेशन एक्सपोनेंट जाना पावर में, जबकि ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि यूनिट मेरे पास कंसनट्रेशन का होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे तो मोल नहीं है, यहाँ पे तो 2 मोल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो एस सॉल्बिलिटी आ जाती है, जो कि मेरे पास कितनी 1.175 10⁻⁻2 आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे 1.175 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ कैल्शियम आयंस, और अगर आपने हाइड्रोक्साइड आयन फाइंड करने हैं तो वो उससे 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है 2.75 10⁻⁻2। ये न्यूमेरिकल कहने का मतलब है एस की वैल्यू फाइंड करने पे ख़त्म नहीं होता, आपने इसको फर्दर भी करना है, कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन फाइंड करनी है और हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन वो भी फाइंड करनी है, तो तब जाके न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। तो ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 7 है जो कि क्वेश्चन नंबर 25 की तरह का है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपने Ag2CrO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे पुट करना है और उसको आयनाइज करना है। 2 सिल्वर आयंस बनेंगे और एक आयन बनेगा CrO4 -2 का। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एग्जाम्पल नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 24 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करूँ तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 23 भी आ सकता है और ये सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 5 है। फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड, यहाँ पे भी हमारे पास के वैल्यू दी हुई है और बाकी सारी चीज़ें गिवन है, तो आप फार्मूला इन दोनों में पुट करेंगे pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसनट्रेशन लॉग सॉल्ट कंसनट्रेशन ओवर एसिड कंसनट्रेशन। थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर दूँ बी पार्ट को। बी पार्ट में चूँकि वो उसने पहले तो सिंपली pH फाइंड करनी है, वो सीधी सीधी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जब वो उसका सेकंड पार्ट कहता है हाउ द वैल्यूज ऑफ pH विल चेंज बाय एडिंग 0.1 मोल ऑफ NaH एंड 0.1 मोल ऑफ HCl सेपरेटली। तो यहाँ पे जब आपने एसिड ऐड करना है ना 0.1 मोल एसिड, तो आपने एसिड ऐड करने का मतलब ये होता है सॉल्ट में से इतना माइनस कर देना, एसिड में ये चीज़ ऐड कर देना है। जब आपने बेस ऐड की ना 0.1 मोल, तो आपने क्या करना है सॉल्ट में 0.1 मोल को ऐड कर देना है और जो नीचे डिनोमिनेटर में एसिड लिखा है उसमें से 0.1 मोल को माइनस कर देना है फार्मूले में। तो फिर आपका जाके यानी फॉर एग्जांपल 0.1 मोल NaOH का फार्मूला क्या होगा, यानी जो pH फाइंड करने का pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय एसिड माइनस 0.1 कंसनट्रेशन। जबकि जब 0.1 मोल HCl ऐड करें तब क्या फार्मूला होगा pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय एसिड प्लस 0.1 कंसनट्रेशन। तो ये इस तरह से फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था, जब क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22, 23 के 2 पार्ट और 24, 25 इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 24, 25 है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो कुल मिलाकर अगर आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें तो मेरे पास तकरीबन 10 to 12 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं जो एनुअल पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि इन्हीं 12 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा एनुअल पेपर में से। और अगेन लास्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपका आंसर वो बुक की फ्रैक्शंस के भी अकॉर्डिंग होना चाहिए, आंसर सेम टू सेम होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को कहीं पे भी मौका ना मिले कि वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सके। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर वाक़ईतन पसंद आया है तो डेफिनेटली आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि वो दोस्त या वो स्टूडेंट्स
जो कि आप कह लें बहुत हाई प्रोफाइल जगहों पे नहीं पढ़ सकते, उनको भी आप कह लें थोड़ा सा नॉलेज गेन करने का मौका मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी प्रोवाइड हों। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।